आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की सोशल साइंस का पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं 3 नंबर और 5 नंबर के जितने भी क्वेश्चंस पीवाईक्यू में पूछे गए हैं उनको मैं सॉल्व करवाने वाला हूं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक के जो क्वेश्चन थे उसको मैंने सॉल्व करवा दिया है, आप जाके इसे देख सकते हो। आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पीवाईक्यू का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है और बोर्ड एग्जाम में पीवाईक्यू क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। सो पीवाईक्यू क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैंने इस चैनल पे बहुत सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट के अपलोड कर दिए, आप जाकर वहाँ से उनको देख सकते हो। और सोशल साइंस के मैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं बहुत सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन को कराने वाला हूँ, तो आप उन जाके उस सीरीज को देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है जो 3 नंबर में पूछा गया था, वो ये है कि आधुनिक काल से पहले के युग में सिल्क मार्ग किस प्रकार से व्यापारिक संपर्कों का एक जीवंत उदाहरण था। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि आधुनिक काल से पहले जो सिल्क मार्ग है इसने किस प्रकार से व्यापार को बढ़ावा दिया। ठीक है, इस चीज को इसने पूछ रखा है। देखते हैं इसका आंसर आप किस तरीके से लिख सकते थे। देखिए 3 नंबर में है तो आप इसमें 3 पॉइंट पर लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो देखिए आप इसमें किस प्रकार से लिख सकते थे कि जो सिल्क मार्ग है, सिल्क मार्ग चीन, भारत, मध्य एशिया तथा यूरोप को जोड़ने वाला एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग था। इस मार्ग के माध्यम से चीन का रेशम, भारत तथा मध्य एशिया के कपड़े व मसाले पश्चिमी यूरोप तक पहुंचाए जाते थे और पश्चिमी यूरोप से एशिया में सोना, चांदी इत्यादि अन्य धातु आती थी। तो इस प्रकार जो सिल्क मार्ग था, सिल्क रूट है, इसने इससे ये होता था कि इस सिल्क रूट ने चीन को, भारत को, मध्य एशिया को यहाँ से होते हुए पश्चिमी यूरोप तक को जोड़ा इसने। ठीक है, इसके बाद जो इस मार्ग के माध्यम से जो चीन का रेशम होता था और भारत का जो कपड़े और मसाले वगैरह होते थे ये पश्चिमी यूरोप तक पहुंचते थे और वापसी में पश्चिमी यूरोप से वापस इस एशिया में सोना, चांदी इत्यादि वगैरह आती थी। तो इस तरीके से आधुनिक काल से पहले सिल्क मार्ग का ये रोल रहता था व्यापार में। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि आधुनिक काल से पहले, देखिए क्वेश्चन अगला जो है ये पूछा गया अथवा में ही कि आधुनिक काल से पहले के युग में खाद्य पदार्थ किस प्रकार से दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ा देते हैं। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जो आधुनिक काल से पहले के युग में खाद्य पदार्थ का रोल बताना है कि खाद्य पदार्थ का रोल क्या रहा है सांस्कृतिक आदान प्रदान में। ठीक है, तो देखिए आप इसका आंसर किस प्रकार से लिख सकते थे। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और आने वाले बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होंगे। ठीक है, तो देखिए व्यापारी और या फिर जो यात्री होते थे जिन देशों की यात्रा करते थे वह नई प्रकार के खाद्य पदार्थ व फसलों को लेकर जाते थे। चीन से पश्चिमी यूरोप में नूडल्स पहुंचा और वहां इस पे घेटी, ठीक है यहाँ पे गलत आ गया, यहाँ पे आएगा इस पे घेटी, इस पे घेटी के रूप में प्रसिद्ध हो गया। पास्ता जो है अरब यात्रियों के साथ सिसिली पहुंचा। आलू, टमाटर, सोया, मूंगफली, मिर्च इत्यादि अमेरिका की खोज के बाद यूरोप तथा एशिया तक पहुंचा। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते थे। देखिए अगला क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि भारत की समृद्धि अपने विनिर्माण उद्योग को बढ़ाने और उसमें विविधता लाने में निहित है। इससे पहले भी मैंने 2 पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, आप देखोगे तो उसमें एक में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था सेम क्वेश्चन और एक में 3 नंबर में पूछा गया था। ठीक है, वापस यहाँ पे 3 नंबर में देखने को मिलता है और इसके अलावा 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ रखा है, बस थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज चेंज होती है। ठीक है, इसमें पूछ रखा है कि भारत की अगर समृद्धि करना है, भारत को समृद्ध बनना है तो उसको अपने विनिर्माण उद्योगों को बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत की जो समृद्धि करना है या फिर किसी भी देश की समृद्धि जो है वो विनिर्माण उद्योगों पर डिपेंड करती है। ठीक है, इसको हमें व्याख्या करनी है इस बात की। तो देखिए किस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते थे। तो देखिए 3 नंबर में 3 पॉइंट लिख दोगे चल जाएगा। ठीक है, देखिए अगर भारत में विनिर्माण उद्योगों की वृद्धि होगी, ठीक है, अगर भारत के अंदर विनिर्माण उद्योगों की वृद्धि होगी तो इससे रोजगार बढ़ेगा। अगर जाहिर सी बात है अगर देश के अंदर उद्योग लग रहा है तो इससे रोजगार बढ़ेगा। इस विनिर्माण उद्योग से देश की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। जब देश में ज्यादा मात्रा में उद्योग लगने लगेंगे तो इससे उत्पादन क्षमता बढ़ेगा। इसके अलावा ज्यादा उत्पादन होने से विदेशी व्यापार में वृद्धि होगा। अगर देश के अंदर ज्यादा उत्पादन हो रहा है तो हम विदेशों में भी उस चीज का निर्यात कर सकते हैं, इससे विदेशी व्यापार बढ़ेगा। इसके अलावा विनिर्माण उद्योगों की, यहाँ पे बेटी गलत है, विनिर्माण उद्योगों की, अच्छा मतलब यहाँ पे आएगा जो विनिर्माण उद्योग है
इसकी वजह से देश में निर्धनता का उन्मूलन होगा, ठीक है, निर्धनता कम होगी। अगर देश के अंदर फैक्ट्रियां लगेंगी तो इससे क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। अब जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोग जो निर्धनता का जो प्रतिशत है हमारे देश में उसमें कमी देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से विनिर्माण उद्योग से निर्धनता में भी कमी आएगी और विनिर्माण उद्योग से देश की जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, उसमें भी बढ़ोतरी होगी। तो इस प्रकार से जब एक देश के अंदर उद्योग लगता है तो उस देश को ये कुछ फायदे होते हैं, ठीक है, ये फायदे हैं जिसके आधार पे उस देश की समृद्धि तय की जा सकती है। तो इस तरह से पूछा गया है कि अगर देश के भारत को समृद्ध बनना है तो विनिर्माण उद्योग की भूमिका बतानी थी। तो इस तरीके से आप इसको आंसर को लिख सकते थे। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला जो है वो देखिए, वो पूछ रखा है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों द्वारा निभाई जाने वाली किन्हीं 3 जिम्मेदारियों की व्याख्या करें, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन कितने बार रिपीटेड है, ठीक है। इसमें यहाँ पे पूछ रखा है जिम्मेदारियां, किसी किसी में कार्य लिख देगा, किसी किसी में भूमिका लिख देगा, ठीक है। तो देखिए 3 नंबर में है ना, 5 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछता है। देखिए इसका आप आंसर किस तरीके से लिख सकते थे। इसमें हमें राजनीतिक दल के कार्य ही बताने हैं, ठीक है। तो जो राजनीतिक दल है ये सरकार बनाने के उद्देश्य से चुनाव लड़ती है, पहला कार्य है। दूसरा है कि राजनीतिक दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को जनता के समक्ष रखती हैं। इसके अलावा जो अगला है, राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और राजनीतिक दल जो होते हैं वो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। तो इस तरीके से आप कोई से भी इसमें से 3 पॉइंट लिख सकते थे। अगला जो है वो क्वेश्चन पूछ रखा है, देखिए अगला जो है वो पूछ रखा है कि देश के आर्थिक विकास में ऋण के महत्व की परख करना है, ठीक है। ये दो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो देखिए जो इसमें एक तो ये आ गया कि देश के आर्थिक विकास में ऋण के महत्व बताना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव वाले ही बताना है, एक नेगेटिव आता है एक पॉजिटिव आता है, ठीक है। विकास वाले चैप्टर में है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इसको, हमें इसमें पॉजिटिव वाले में ही बताना है। देखिए इसका आप आंसर किस प्रकार से लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 28वां, अब अगर एक देश के अंदर मान लेते हैं कोई व्यक्ति ऋण लेता है, ठीक है, तो इससे देश का आर्थिक विकास किस तरीके से होगा, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो देखिए अगर देश के अंदर लोगों को बड़े मात्रा में लोन मिलने लगा, ठीक है, ऋण मिलने लगा, उपलब्ध होने लगा, तो इससे देश के अंदर जो नई आर्थिक इकाइयां स्थापित होंगी। आर्थिक इकाइयां का मतलब यहाँ पे जैसे कोई फैक्ट्री हो गया, कोई दुकान हो गया, कोई या फिर कोई ऐसी मतलब कोई ऐसा फैक्ट्री या फिर कोई ऐसी दुकान या फिर कोई ऐसी इकाई स्थापित हो जाएगी जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये कहने का मतलब है कि अगर लोगों को ऋण मिलेगा तो इस तरह से आर्थिक इकाइयां स्थापित होंगी। इसके अलावा जब आर्थिक इकाइयां स्थापित हो रही हैं तो जाहिर सी बात है इससे लोगों को भी रोजगार मिलेगा, गरीबी उन्मूलन होगा, विदेशी व्यापार में वृद्धि होगा। तो इस तरीके से अगर देश में लोगों को लोन मिलने लगा, ऋण आसानी से मिलने लगा, तो इस प्रकार से देश का भला होगा। और ये पॉजिटिव वे में हम बताना, तो इस तरीके से आप इसकी व्याख्या कर सकते थे, ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 29वां, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछ रखा था। तो इसमें पूछ रखा है कि देश की अर्थव्यवस्था में, देखिए इसमें हमें बताना है देश की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र की भूमिका, कि अगर देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो उसमें तीसरे क्षेत्र की भूमिका कई बार पूछ रखा है, ठीक है। आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमें तीसरे क्षेत्र की भूमिका बताने की, तीसरे क्षेत्र की भूमिका क्या रही है देश की अर्थव्यवस्था के अंदर। देखिए 29वें का आंसर देखिए आप किस प्रकार से लिख सकते थे। तो जो 29वां है, देखिए यहाँ पे इसका आंसर है। देखिए वर्तमान का समय संचार और प्रौद्योगिकी का समय है, अतः देखिए अगर जब इस क्वेश्चन की बात करें तो देखिए इसका आंसर आप किस प्रकार से लिख सकते हो कि जो वर्तमान का समय है, वर्तमान का समय संचार एवं प्रौद्योगिकी का समय है, मतलब टेक्नोलॉजी का समय है, अतः लोग इस क्षेत्र में अधिक नियोजित हो रहे हैं। अब जो टेक्नोलॉजी वो तीसरे क्षेत्र में ही आता है, और यही बात है कि वर्तमान का टाइम ये टेक्नोलॉजी का टाइम है, और इस तरीके से ज्यादा से ज्यादा लोग इन्हीं चीजों में अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं, ठीक है, इसी क्षेत्रों में नियोजित हो रहे हैं। इसके अलावा वर्तमान में जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण के कारण बड़े स्तर पर जो वस्तु पूंजी प्रौद्योगिकी का लेन देन हो रहा है, जिससे तीसरा क्षेत्र बढ़ रहा है। इसके अलावा प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों की तुलना में तृतीय क्षेत्र में रोजगार के अवसर ज्यादा उपलब्ध हैं, इसलिए लोग इसमें ज्यादा लगे हुए हैं और जीडीपी में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक, क्वेश्चन में भी पूछा गया था कि देश की अर्थव्यवस्था के अंदर तीसरे क्षेत्र की भूमिका बतानी है। तो देखिए जो तीसरे क्षेत्र की बात करें तो तीसरे क्षेत्र में ज्यादा लोग नियोजित हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे क्योंकि वर्तमान का समय टेक्नोलॉजी का समय है, और जो टेक्नोलॉजी वो तीसरे क्षेत्र में ही आती है। इसके अलावा वैश्वीकरण का टाइम चल रहा है,
तो वैश्वीकरण के कारण क्या हो रहा है, बड़े स्तर पर वस्तुओं, पूंजी, प्रौद्योगिकी का लेन देन हो रहा है। अभी जो लेन देन है इसमें भी बड़े स्तर पे तीसरे क्षेत्रकों का जो तीसरा क्षेत्र है उसकी भूमिका है। इसके अलावा प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की तुलना में तीसरे क्षेत्र में रोजगार के ज्यादा अवसर उपलब्ध है, इसलिए लोग यहाँ पे नियोजित हो रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जब तीसरे क्षेत्र में लोग ज्यादा नियोजित हो रहे हैं तो यहाँ पे ज्यादा उत्पादन होगा, और इस प्रकार से जब ज्यादा उत्पादन होगा तो जीडीपी में भी इसका योगदान रहेगा। तो इस तरीके से इस आंसर को आप लिख सकते थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, देखते हैं। अब देखिए 3 नंबर वाले जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, अब 5 वाले स्टार्ट हो गए हैं। देखिए अगला जो ये पूछ रखा है कि सत्याग्रह का गांधीवादी विचार सत्य की शक्ति अन्याय के विरुद्ध संघर्ष पर बल देता है, उदाहरण के साथ व्याख्या करनी है। 5 नंबर में आ रखा है, 3 नंबर में भी आ रखा है। इससे पहले जो 2 मैंने पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करा उसमें भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन उसमें वो 2 नंबर में आया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे 5 नंबर में आ गया। तो देखिए अब अगर ये ऐसा क्वेश्चन फिर भी आए, ठीक है, तो इसमें थोड़ी बस लैंग्वेज ही चेंज होती है, ठीक है, आंसर सेम ही होगा। मैं बता देता हूँ इसका किस प्रकार से पूछ सकता है। ठीक है, देखिए आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर कि गांधी जी के विचार और सत्याग्रह से संबंधित आ जाए, ठीक है, और इस तरीके से इसकी कुछ व्याख्या कर दे और इस तरीके से बोले कि इस कथन की व्याख्या करना है, तो सीधे सीधे जो गांधी जी ने सत्याग्रह के बारे में जो भी विचार रखे आप उन बातों को लिखना है। ठीक है, देखिए 30 क्वेश्चन नंबर 30 का आप आंसर किस प्रकार से लिख सकते थे। देखिए सत्याग्रह में देखिए सत्याग्रह में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की शक्ति पर जोर दिया जाता है। अगला पॉइंट, इसका अर्थ यह है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो जो उत्पीड़क है, मतलब जो शोषण कर रहा है, जो अत्याचार कर रहा है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होगी। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके अलावा गांधी जी कहते हैं कि देखिए इसके अलावा गांधी जी कहते हैं कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने के बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। गांधी जी के अनुसार इस संघर्ष में सत्य की ही जीत होती है और गांधी जी का विश्वास है कि अहिंसा का यह धर्म भारतीय को एकता के सूत्र में बांधेगा। तो इस प्रकार से गांधी जी ने जो जो बातें सत्याग्रह के संबंध में कही, आप उन बातें को लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से मैंने पॉइंट टू पॉइंट बना दिया है। आप इसे 1-2 बार और पढ़ लोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। फिर इस तरीके से 2 नंबर में आता है, कोई से भी 2 पॉइंट लिख देना, 3 नंबर में कोई से भी आप 3 पॉइंट लिख सकते हो। अगला जो देखते हैं उसमें क्या पूछ रखा है। देखिए अगला पूछ रखा है कि 19वीं सदी के आखिरी में भारत में विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों, भाषाओं के संबंध में अलग अलग समूह ने सामूहिक अपनेपन के भावना को कैसे विकसित किया। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमें बतानी है अगर देश के अंदर सामूहिक अपनेपन का भाव उत्पन्न हुआ तो उसमें समुदायों, क्षेत्रों, भाषाओं का क्या योगदान रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर किस प्रकार से लिख सकते थे। ठीक है, आप चाहो तो आप इसको तो एक कॉपी पे अलग से नोट कर लो और इसका रट ही लो, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आता है ये बड़े मतलब 5 नंबर में ही आता है और ये ज्यादा चांसेस है कि हर बार यही क्वेश्चन आता है। ठीक है, बस वहाँ पे कहीं पे संस्कृति डाल देगा, कहीं भाषा डाल देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को रट ही लो, क्योंकि ये हर बार ये क्वेश्चन ही पूछता है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे इसे ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं। तो देखिए इस आप कौन कौन से पॉइंट लिख सकते थे। देखिए राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भारत माता की छवि से जुड़ी गई। ठीक है, इसके अलावा भारत माता की छवि सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा बनाई गई। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि के लिए एक भजन के रूप में वंदे मातरम लिखा और बाद में इसे अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान व्यापक रूप से इसे मतलब गाया गया और इसे अपनाया गया। ठीक है, कहा यह जा रहा है कि भारत के अंदर भारत माता की छवि को मतलब छवि बनाई गई और इसको सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा ही बनाया गया था। अब देखिए अब ये छवि बनाने के पीछे रीजन क्या होता था, क्योंकि जब स्टार्टिंग में जब अगर हम भारत में अगर हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तब राष्ट्रवाद की जो भावना है ये अमूर्त विचार है। ठीक है, अमूर्त विचार करना मतलब जैसे मान लेते किसी ने कहा तो मतलब राष्ट्रवाद से रिलेटेड कोई बात कर रहा है, तो राष्ट्रवाद को लेकर अगर कोई पहली बार राष्ट्रवाद से संबंधित कोई बात सोचता है तो उसके मन में कुछ कोई ऐसा आकार नहीं बनता है। ठीक है, तो अगर अब कोई ऐसा विचार जिसका लोगों के अंदर जो लोग ना समझ पाए तो वो अमूर्त विचार कहलाता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं उसी विचार को अगर हम किसी कोई आकार दे देते हैं
तो लोग उसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भारत माता की छवि बनाई गई। अब वर्तमान में अगर भारत माता की बात करें तो हमने वो पोस्टर वगैरह में भी देख रखा है कि एक महिला है, ठीक है, उन्होंने एक झंडा पकड़ रखा है और जो तिरंगे का जो साड़ी वो पहन रखा है। तो इस तरीके से हमारे मन में एक मूर्त विचार आ जाती है। तो ये भाव पैदा करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी लोग इन सब चीज़ों से ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा सबसे पहले भारत माता की छवि बनाई गई। इसके अलावा इन्होंने वंदे मातरम गीत भी लिखा और उसे बाद में अपने आनंद भट्ट में शामिल कर लिया। इसके अलावा अगला है, देखिए इसके अलावा इसमें लिख सकते थे कि जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान अबिंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की अपनी विख्यात छवि चित्रित की। ये जो ये व्यक्ति थे ये अलग थे। यहाँ पे देख सकते हो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने भी भारत माता की छवि बनाई थी। और जो ये व्यक्ति ये भी अलग है, अबिंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने भी भारत माता की छवि बनाई थी। इसके अलावा इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में प्रदर्शित किया गया था। वह शांत, गंभीर, देवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त थी। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है वो है कि राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन के रूप में माध्यम में मजबूत हुआ। कहने का मतलब ये है कि अगर भारत के अंदर जो राष्ट्रवाद का जो विचार है, इसमें एक योगदान लोक कथाओं का भी रहा है, क्योंकि इन लोक कथाओं ने मतलब कई विचार, मतलब जो पुराने विचारधाराएं हैं, ठीक है, जो पुराने विचार हैं उनको वापस पुनर्जीवित किया इन सब चीजों ने। इसके अलावा 19वीं सदी के आखिरी में भारत में रविन्द्रनाथ टैगोर और नटेशा शास्त्री जैसे राष्ट्रवादियों ने भाटो और देखिए यहाँ पे भाटो और चारणो, ठीक है, यहाँ पे आएगा कि जो भाटो थे, भाटो यहाँ पे कहने का मतलब जो घूम घूम के पुरानी लोक कथा और लोकगीतों को गाती थी। तो जो भाटो द्वारा गाई जाने वाली लोक कथाओं का रिकॉर्ड करना शुरू किया और उन्हें लोकगीतों और कविताओं को इकट्ठा करके गांव-गांव का दौरा किया। अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अपने अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए इन लोक परंपराओं को बचाना जरूरी था। इसके अलावा बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगे झंडे को डिजाइन किया गया था। इसमें 8 कमल के फूल थे जो ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते थे, और एक अर्धचंद्र चंद्र था जो हिंदू और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता था। इसके अलावा देखिए गांधी जी ने एक स्वराज का झंडा भी तैयार किया था, जो ये एक तिरंगा झंडा था जिसके बीच में एक चरखा बना हुआ था। इसके अलावा इतिहास की पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने में एक अन्य साधन थी। 19वीं सदी के अंत तक कई भारतीयों को यह महसूस होने लगा कि राष्ट्र के प्रति गौरव की भावना पैदा की जाए, भारतीय इतिहास के बारे में अलग ढंग से सोचना होगा और भारत की महान उपलब्धि की खोज में अतीत को भी ढूंढना होगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप इस पॉइंट को तो आप इस तरीके से जो मेन पॉइंट आप उनको याद कर ही सकते हो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आता है ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, और अधिकतर बच्चे से कर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो और ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में आता है और 5 नंबर में ही आता है। ठीक है, जो मेन पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी बातों को आप याद रखना है। तो आप ये एक तो ये रख सकते हो, भारत माता की छवि को लेकर बात की जाती है। इसके अलावा इसमें लोकगीतों और लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक है, इसके अलावा अगला जो पॉइंट याद रखना वो रखना कि इसमें जो ये भाटो और चारणों द्वारा जो लोक कथाएं गाई जाती हैं इनको रिकॉर्ड करना शुरू किया गया। इसके अलावा इसमें आप याद रख सकते हो कि जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो तिरंगा झंडा था इसको अपनाया गया, और इतिहास की पुनर्व्याख्या। तो इस तरीके से आप मोटी मोटी जो मुख्य मुख्य बातें हैं इस आप इन सब चीजों को याद रख सकते हो। देखिए अगला जो है वो पूछा गया था कि ऊर्जा संरक्षण की प्रोन्नति सतत पोषणीय विकास का महत्वपूर्ण आधार है। 5 नंबर पूछा गया था। कई बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं समझ जाएगा कि क्वेश्चन में पूछा ही क्या गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में बता देता हूँ ये क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है कि जो ऊर्जा संरक्षण की प्रोन्नति, जो अगर जो हम ऊर्जा संरक्षण करते हैं, ठीक है, और हम इसको बढ़ावा देते हैं, प्रोन्नति मतलब यहाँ पे अगर हम ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देते हैं तो ये कहीं ना कहीं सतत पोषणीय विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब सतत पोषणीय विकास का मतलब यहाँ पे है, ये कहता है सतत पोषणीय विकास कि हमें अपने संसाधनों को इस प्रकार से यूज करना चाहिए जिससे वर्तमान की जरूरतों को पूरा किया जा सके, आने वाले भविष्य की जरूरतों को भी पूरा किया जा सके। तो अगर जो हम ऊर्जा को बचाते हैं या फिर विद्युत जो बिजली इसको बचाते हैं तो कहीं ना कहीं ये सतत पोषणीय विकास का ही, तो इसमें कहीं ना कहीं क्या है, ये सतत पोषणीय विकास की बात करता है। तो इस बात को हमें बताना है। देखिए इसका आप आंसर किस प्रकार से लिख सकते थे, ये क्वेश्चन नंबर 31वां है ना। देखिए
तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते थे कि सीमित ऊर्जा संसाधनों के न्याय संगत उपयोग पर बल दिया जाता है। सतत पोषणीय विकास इसी बात की बात करता है कि जो कम से कम और सीमित मात्रा में हमें क्या करना चाहिए, जो ऊर्जा संसाधन है उसका न्याय संगत ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा उदाहरण के लिए एक जागरूक नागरिक के रूप में हमें यातायात के लिए निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक वाहन परिवहन व्यवस्था का उपयोग करना करना चाहिए। ठीक है, ये कहता है कि जैसे अगर हम बात करें कि जो हमें जो क्या है, और हमें ऊर्जा को बचाना है, ठीक है, विद्युत को बचाना है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने कार्य के लिए निजी वाहनों की जगह हमें सार्वजनिक जो परिवहन व्यवस्था है इसको चुनना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं क्या होगा, जो ऊर्जा है उसकी खपत में कमी आएगी। इसके अलावा अगर मान लेते जो विद्युत उपकरण है जब प्रयोग में ना हो तो उसे बंद कर दो, इससे विद्युत को बचाया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा विद्युत की बचत करने वाले उपकरण का इनका उपयोग किया जाना चाहिए। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे जो गैर पारंपरिक स्रोत है इनका उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बिजली के लिए क्या है, हमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जो है इनका उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते थे। अगला जो है वो पूछ रखा है कि ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। उदाहरण के माध्यम से 5 नंबर में पूछ रखा है कि अगर हमें कोई भी काम करना है तो उसमें बिजली जो है उसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन आप इसको देखिए और लिख सकते थे। ये अगला जो है इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से लिख सकते थे कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है क्योंकि यह सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए आवश्यक है। ठीक है, अब कोई भी काम करना है तो कहीं वर्तमान में तो कहीं ना कहीं क्या है, बिजली की ही जरूरत उसमें पड़ती है। जैसे जैसे मान लेते जो किसान है, तो जो किसान जो है खेतों में पंप, मोटर, ट्रैक्टर और अन्य मशीनों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब इनको चलाना तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसके अलावा हरित क्रांति ने आधुनिक कृषि पद्धति के उपयोग के लिए ऊर्जा की आवश्यकता को और बढ़ा दिया है कि अगर आपको आधुनिक खेती करना है तो इसके लिए ट्रैक्टर चलाना होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर जो वहाँ पे सिंचाई अच्छी खासी करना है तो फिर मोटर, पंप वगैरह इन सब चीजों के लिए कहीं ना कहीं ये ऊर्जा पे निर्भर है। तो इस तरीके से ऊर्जा की आवश्यकता है। इसके अलावा ऊर्जा के बिना कोई भी उद्योग नहीं चल सकता, यहाँ पे भी ऊर्जा की आवश्यकता है। औद्योगिक क्षेत्र के विकास के साथ पूरे अगर देश के अंदर जब क्या हो रहा है, अब औद्योगिक क्षेत्र बढ़ रहा है तो इसके विकास के साथ ही पूरे देश में ऊर्जा की आवश्यकता भी बढ़ गई है। इसके अलावा परिवहन व्यवस्था के विस्तार में भी ऊर्जा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और वाणिज्य एवं घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी ऊर्जा बड़े पैमाने पे आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी क्रियाकलाप के लिए ऊर्जा एक महत्वपूर्ण ऊर्जा एक महत्वपूर्ण आधार रहा है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हमने 31 जो है उसको हमने पूरा कर लिया है। अगला जो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, ये पूछ रखा है कि जो लोकतांत्रिक सरकार है किस प्रकार से तानाशाही से बेहतर है। इजी क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, जो लोकतंत्र है तानाशाही शासन व्यवस्था से किस प्रकार से अलग है। तो देखिए आप इसका आंसर किस प्रकार से लिख सकते थे कि जो लोकतंत्र में लोगों के पास अपना शासन चुनने का अधिकार होता है। ठीक है, लेकिन गैर लोकतांत्रिक देशों में संभव नहीं है। गैर लोकतांत्रिक देशों में राजा का बेटा राजा बनता है, वहां पे लोगों के पास ये अधिकार नहीं कि वो अपना शासक खुद चुन सके। इस मामले में लोकतांत्रिक सरकारें अच्छी हैं। अगला है लोकतंत्र में नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है, लेकिन गैर लोकतांत्रिक देशों में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, वहां पे इलेक्शन ही नहीं होते, वहां पे कोई चुनाव ही नहीं होता है। इसके अलावा नागरिकों को सरकार तथा उनके कामकाज के बारे में जानने का पूरा अधिकार होता है, लेकिन गैर लोकतांत्रिक देशों में ये भी संभव नहीं है। वहां पे राजा का जो मन है वही होगा। ठीक है, आप राजा से प्रश्न भी नहीं पूछ सकते ये काम क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है। ठीक है, इस तरह कोई प्रश्न नहीं कर सकते राजा के समक्ष। अगला जो है कि लोकतंत्र में कोई भी जो कानून है वो पूर्ण विचार विमर्श के बाद ही पारित होता है, लेकिन गैर लोकतांत्रिक देशों में क्या है, ये संभव नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगला जो है लोकतंत्र में सरकार विभिन्न जाति समूहों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। ठीक है, अलग अलग जाति धर्म के जो लोग उनके बीच सामंजस्य बराबरी स्थापित करने का प्रयास करती है ताकि एक वर्ग दूसरे वर्ग से असंतुष्ट महसूस ना करे। लेकिन गैर लोकतांत्रिक देशों में, तानाशाही देशों में राजा ने जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व किया वही जो वर्ग है उसी का उत्थान होता है, बाकी जो सारे वर्ग है वो पिछड़ जाते हैं। इसके अलावा लोकतंत्र में गलती सुधारने का मौका होता है। ठीक है, मान लेते 5 साल के लिए तो सरकार बनती है, अगर जनता ने किसी पार्टी को चुना, उसने काम नहीं किया तो अगली बार जो इलेक्शन उसे हटा देगी। तो इस प्रकार से लोकतंत्र में गलती सुधारने का मौका होता है, लेकिन गैर लोकतांत्रिक देशों में नहीं होता। इस मायने में
जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं ज़्यादा बेहतर हैं बजाय किसके, गैर लोकतांत्रिक देशों के। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कोई से भी 5 पॉइंट लिख सकते हो। इसी के अगले अथवा में पूछ रखा है कि लोकतंत्र किस प्रकार से सामाजिक विविधता में को समायोजित करता है। 5 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक चैप्टर है पॉलिटिकल लोकतंत्र के परिणाम, उसमें 5 परिणामों की व्याख्या की गई है। उसमें से जो 3 परिणाम है ये तो इतने इंपॉर्टेंट है कि हर बार एक क्वेश्चन 5 नंबर में आता ही आता है। ठीक है, और जब जब ये क्वेश्चन आता है तब तब मैं इस चैप्टर का नाम लेता हूँ लोकतंत्र के परिणाम में 5 परिणाम है, जिसमें से जो 3 परिणाम है इसमें से 3 आते ही आते हैं और कंपलसरी 5 नंबर में ही आता है। ये एकमात्र ऐसा चैप्टर है जिसमें से कंपलसरी एक क्वेश्चन तो यही है कि यहाँ से 5 नंबर का ही आएगा। ठीक है, यहाँ से ना तो 1 नंबर का आता है ना 3 नंबर का आता है, इसमें 5 नंबर का ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चैप्टर को अच्छे से जरूर कर लेना। मैंने इस चैनल पे इसे अपलोड भी कर लिया है, कर रखा है, आप चाहो तो वहां से जाके देख सकते हो। देखिए, हमें बताना है कि जो लोकतंत्र है किस प्रकार से सामाजिक विविधता को समायोजित करता है। समाज के अंदर जो अलग अलग विभिन्नताएं हैं उसको समायोजित करता है, उसको बराबर में लेके आता है। देखिए, इसका आंसर आप किस प्रकार से लिख सकते थे। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को तो आप रट ही लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका आंसर आप किस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, अब आने वाले आपका भी क्वेश्चन आइए तो आप इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते थे। देखिए, लोकतंत्र सामाजिक विविधता में सामंजस्य से नागरिकों को सद्भावनापूर्ण जीवन उपलब्ध कराती है। सरकार जो है विविधता में सामंजस्य स्थापित करती है, तो इसके माध्यम से नागरिकों के सद्भावनापूर्ण जीवन उपलब्ध कराती है। लोकतंत्र आमतौर पर विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा को समायोजित करती है। ठीक है, जो लोकतंत्र है आमतौर पर विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा को समायोजित करती है। इसके अलावा लोकतंत्र सामाजिक मतभेदों, टकराव, विभाजन तथा संघर्षों को संभालने और बातचीत करके समस्याओं को हल करने में सक्षम है। लोकतंत्र में यह प्रयास किया जाता है कि जो बहुसंख्यक का शासन धर्म, नस्ल, भाषा आदि के संदर्भ में बहुसंख्यक समुदाय का शासन ना बन जाए। ठीक है, कहीं ना कहीं ये भी प्रयास किया जाता है कि जो लोकतंत्र में जो बहुसंख्यक वर्ग है, कहीं ऐसा ना हो कि इन्हीं के धर्म, नस्ल या भाषा के आधार पर शासन हो, ऐसा भी ना होने का मतलब ये भी प्रयास किया जाता है। इसके अलावा लोकतंत्र में विशेष रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं इन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ताकि वे समाज की मुख्य धारा में आ सके और उन्हें किसी प्रकार का बेगानापन महसूस ना हो। कहीं ऐसा भी ना हो कि तो जो लोकतंत्र में सरकारें बनती हैं ये समाज के हर वर्ग का ध्यान रखती हैं, और खासकर जो पिछड़े वर्ग हैं, क्योंकि अगर उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा तो समाज की मुख्य धारा से हमेशा पिछड़ते जाएंगे, और इस तरीके से उनको लगेगा कि सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही और उनके अंदर असंतुष्टि की भावना पैदा होगी, जो देश को तोड़ने का काम करती है। तो इस तरीके से जो लोकतंत्र में सरकार है पिछड़े वर्ग पर ज्यादा ध्यान देती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते थे। अगला जो है वो क्वेश्चन है, उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे थे 32वां हमने पूरा कर लिया। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो 33वां है इसको देखते हैं कि प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण को उत्प्रेरित किया है। ठीक है, इसमें ये है, इसमें पूछ रखा है कि जो टेक्नोलॉजी ने वर्तमान में वैश्वीकरण को बढ़ा दिया है। सीधे से डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है। देखिए, हमें टेक्नोलॉजी का इसमें रोल पढ़ना है कि टेक्नोलॉजी के रोल ने किस प्रकार से वैश्वीकरण को बढ़ा दिया है। देखिए, इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते थे कि प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति ने लंबी दूरियों के व्यापार को आसान कर दिया है और इसका विस्तार कर दिया है। इसके विस्तार में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब एक व्यापारी एक देश में रहकर विश्व के अन्य देशों में जाए बिना ही इंटरनेट के माध्यम से आसानी से व्यापार समझौते कर सकता है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति, यहाँ पे 3 यहाँ पे तीव्र रहेगा, प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति के कारण लोग जो हैं लोग भी एक देश से दूसरे देश में पर्यटक के रूप में भ्रमण करना तथा इत्यादि कार्य के रूप में भ्रमण करना ये संभव हो पाया। अगर टेक्नोलॉजी में विकास हुआ है तो इससे लोग जो है पर्यटक के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान में भ्रमण कर रहे हैं। इसके अलावा जो अन्य कार्य है इसके लिए लोग भ्रमण कर रहे हैं। अब जब लोगों का भी अब क्योंकि वैश्वीकरण बात ही करता है कि लोगों का, वैश्वीकरण बात करता है कि लोगों का आवागमन बढ़ जाता है वैश्वीकरण के कारण। ठीक है, इसके अलावा वस्तुओं, पूंजियों, ठीक है, टेक्नोलॉजी, इन सब चीजों का आदान प्रदान होता है तो वैश्वीकरण बढ़ता है। तो इस प्रकार से क्या टेक्नोलॉजी के आविष्कार, टेक्नोलॉजी के विकास ने इन चीजों को भी बढ़ा दिया, पर्यटक को भी बढ़ा दिया, इससे वैश्वीकरण और बढ़ रहा है।
इसके अलावा वर्तमान में बड़े स्तर पर पूंजी का भी लेन देन संभव हो पा रहा है। वर्तमान में वैश्वीकरण के कारण ही विश्व के प्रत्येक देश आपस में जुड़ रहे हैं और इसमें प्रौद्योगिकी की एक अहम भूमिका रही है। तो टेक्नोलॉजी ने वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में इस प्रकार से एक भूमिका निभाई है। ठीक है, क्योंकि वैश्वीकरण बात करता है कि विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था आपस में जब जुड़ती है तो वैश्वीकरण कहलाता है। अब जो देश की अर्थव्यवस्था जोड़ने का मतलब यहाँ पे है, जैसे एक एक जो देश है, ये देश है, अगर मान लेते ई से व्यापार करता है, ये इससे व्यापार करता है, तो इस तरीके से इनकी अर्थव्यवस्था जुड़ जाती है। एक देश के नागरिक दूसरे देश में आते हैं, वहां के नागरिक इस देश में आते हैं, तभी भी अर्थव्यवस्था जुड़ती है। जब पूंजी का लेन देन होता है तो भी अर्थव्यवस्था जुड़ती है। ठीक है, इस तरह से टेक्नोलॉजी का लेन देन होता है तो अर्थव्यवस्था जुड़ती है। तो वैश्वीकरण इनकी ही बात करता है। अगला जो है वो है, देखिए ये हमने कर लिया कि टेक्नोलॉजी का वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में क्या योगदान रहा है। ठीक है, 5 नंबर पर आ रखा है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो रखा है। अगला जो इसके अथवा में पूछ रखा है कि विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश नीतियां उदारीकरण और वैश्वीकरण के पहलू हैं। ठीक है, हमें बताना है कि अगर उदारीकरण और वैश्वीकरण के एक पहलू है विदेशी व्यापार विदेशी नीतियां, ठीक है, इस कथन के में व्याख्या करनी है। ये भी बहुत बार रिपीटर हो रखा है। देखिए इसका आंसर आप लिख सकते थे, शायद मैं इसमें करना भूल गया, फिर शायद इसमें अगला पेज ही नहीं है। ठीक है, तो देखो मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, वरना अगले वीडियो में मैं इसका आंसर आपको दे दूंगा। तो देखिए उदारीकरण कहता है, उदारीकरण का मतलब है कि जो विदेशी व्यापार है इस पे से जो भी कड़े कानूनों हैं उनको हटा देना। ठीक है, जो भी टैक्स वगैरह है, बहुत ज्यादा जो टैक्स लगा रखा है उसको हटा देना, ये उदारीकरण कहलाता है। ठीक है, वैश्वीकरण कहलाता है जब और देश की अर्थव्यवस्था जुड़ती है। तो अब होता क्या है कि जब विदेशी व्यापार बढ़ता है, ठीक है, विदेशी व्यापार कब बढ़ेगा, जब उदारीकरण आएगा। अब एक देश है, ठीक है, अगर इस देश ने अपने मान लेते हैं विदेशों से आने वाले सामान में बहुत ज्यादा 100% टैक्स लगा दिया, तो कोई देश यहाँ पे अपना सामान बेचेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से अब कोई देश अपना सामान यहाँ पे बेचेगा ही नहीं, तो विदेशी व्यापार संभव नहीं हो पा रहा। तो अगर विदेशी व्यापार हो पा रहा है तभी संभव हो पाएगा जब उस देश में उदारीकरण होगा। उदारीकरण कहता है कि जो भी जो अब जो 100% जो टैरिफ है, जो टैक्स लगा रखा है, इसको हटा दो, ये उदारीकरण बात करता है। तो अब अगर जो मान लेते हैं यहाँ पे ये देश जो है अपने मतलब विदेशी व्यापार पर जो टैरिफ है, जो टैक्स है, ये हटा देता है, तो जाहिर सी बात है विदेशी सामान जो है, विदेशी कंपनियां यहाँ पे आएंगी, इस देश में निवेश करेंगी। ठीक है, इस तरीके से भारत का भी जो सामान है, मान लीजिए जो ये देश है इसका भी सामान विदेशों में बिकने के लिए जाएगा। तो इस तरीके से विदेशी व्यापार तभी संभव हो पाएगा जब उदारीकरण होगा। इसके अलावा विदेशी निवेश भी संभव हो पाएगा। ठीक है, कि अब जब कोई भी मतलब मान लेते हैं इस पर टैरिफ वगैरह नहीं लगेगा, तो विदेशी कंपनियां भी आके देश में निवेश करेंगी। अब विदेशी कंपनी आके देश में निवेश करेंगी तो कहीं ना कहीं से विदेशी व्यापार बढ़ेगा। ठीक है, विदेशी निवेश बढ़ेगा, विदेशी पूंजी बढ़ेगा, वैश्वीकरण बढ़ेगा। तो इस तरीके से इस आंसर को आप लिख सकते थे। ठीक है, अगले वीडियो में इसका आंसर आपको दे दूंगा। तो इस तरीके से वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरीके से मैं 10 से 12 पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, और ये 10 से 12 अगर आपने पीवाईक्यू क्वेश्चन सोशल साइंस के सॉल्व कर लिए, तो जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आप देखोगे कि 80% जो पेपर है वो आपको इसी में से देखने को मिलेगा। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में नए क्वेश्चन कोई नहीं बनता, सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन होते हैं, बस उनकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज होती है। ठीक है, तो पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इस चैनल पे हर एक सब्जेक्ट के 10-10, 12-12 जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है उनको मैंने अपलोड कर दिया है। कईयों के तो आंसर के साथ अपलोड कर रखा है, तो आप जाके उसे देख सकते हो।